सो वी आर स्टार्टिंग दिस न्यू चैप्टर मेट्रिसेस। ठीक है, मैं आपको आज इसकी थ्योरी पार्ट कवर कराता हूँ। ठीक है, माय ऑब्जेक्टिव एंड माय एम इज कि हम मेट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स को मैक्सिमम 4 क्लास तक कवर कर लें, क्योंकि आज शायद पूरी थ्योरी ना हो पाए, बट कल इसकी थ्योरी हो जाएगी एंड आई प्रैक्टिस अ फ्यू क्वेश्चन जो सिर्फ मेट्रिसेस से रिलेटेड है। उसके बाद स्ट्रेट फॉरवर्ड वी विल डाइव इनटू डिटरमिनेंट, क्योंकि डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस जब पूरे कवर हो जाएंगे तो थोड़े जो इंटरट्वाइंड जो टॉपिक्स हैं इनके बीच में आप लोग को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। ठीक है, तो थर्ड क्लास तक मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तीनों की थ्योरी की दोनों की थ्योरी कवर हो जाए। ठीक है, और उसके बाद फोर्थ क्लास में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इसके। एंड एट द वेरी एंड आई विल शो यू कि हर एक साइकिल में जो 10 क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें से 4 to 5 क्वेश्चन आर दोज क्वेश्चन जिसमें आपको पेन तक रखने की जरूरत नहीं पड़ रही। ये मैं आपको क्लास के एंड में दिखाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग को कभी भी कोई डाउट है, यू हैव टू फॉलो द सेम ड्रिल, इंटरप्ट मी देन एंड देयर एंड आस्क मी द क्वेश्चन। ठीक है, तो मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, रियल और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस भी पढ़ेंगे, लाइक योर हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन, which may be represented as this. ऐसे represent करते हैं, it is enclosed by the square brackets, parentheses और the norm sign. ठीक है, डबल बात जो भी है इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, a I j m cross n. What is m cross n? This is the order of a matrix and a I j represents the elements. ठीक है, this is the ith row, jth column. ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। बाकी सिर्फ आपको ब्रीफ करने के लिए पढ़ा रहा हूँ। एनडी में तो ऑब्वियसली बात है, डेफिनेशन ये सब चीजें नहीं पूछेंगे, लेकिन मैं आपको स्क्रैच से पढ़ाना चाह रहा हूँ कि जिसने बिल्कुल अपने 12th में भी नहीं पढ़ा है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, उसको भी समझ में आए। एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, तो जो नंबर्स होते हैं जो मैट्रिक्स के अंदर जाते हैं, दे आर नोन एज द एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स, जनरली रिप्रेजेंटेड एज aij which denotes the ith row and the jth column. ठीक है, तो अगर हमारे पास एक 3x3 मैट्रिक्स है, तो अगर मैं उसका A23 बोलूंगा तो इसका मतलब सेकंड रो, दिस इज द फर्स्ट रो, दिस इज द सेकंड रो, दिस इज द थर्ड कॉलम, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सो दिस इज द A23. ठीक है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, इन अबव मैट्रिक्स इट हैज m रोज एंड n कॉलम्स. ठीक है, तो उसका ऑर्डर हो गया m क्रॉस n, सिंपल सी बात, नथिंग मोर. रो मैट्रिक्स, a matrix having only one row and any number of columns is known as a row matrix. So ये कैसे रहेगा, ऐसे रहेगा, दिस इज 1 क्रॉस n. ठीक है, ऐसे ऐसे करके. ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स हैज ओनली वन कॉलम एंड एनी नंबर ऑफ रोज, सो दिस इज लाइक दिस, दिस विल बी लाइक m क्रॉस 1. ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो तो देख लिया आपने, m क्रॉस n. Horizontal matrix, a matrix in which the number of rows is less than the number of columns is known as horizontal matrix. Obvious सी बात है ना? तो it is m cross n where m is less than n. Vertical matrix कैसे रहेगा? वो ऐसे रहेगा, m cross n where m is greater than n. है ना? Logical कोई वैसे काम नहीं आने कहीं पर भी, बट मैं बता रहा हूँ, लिखा हुआ है. जीरो मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हैं, फॉर ऑल, दिस साइन का मतलब होता है फॉर ऑल, फॉर ऑल आई जे, सारे एलिमेंट जीरो, दैट इज अ नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में जब आपके रोज और कॉलम्स बराबर हो जाते हैं तो दैट रिजल्ट्स इनटू अ स्क्वायर मैट्रिक्स. सिंपल सी बात है, डेफिनेशन से क्लियर हो रहा है. डायगोनल मैट्रिक्स, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, व्हाट इज द कंडीशन दैट इट इज ऑलवेज इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स is called a diagonal matrix if all the elements except those in the leading diagonals. ठीक है, तो जैसे आपको पता है दो diagonals होती है, but this is the leading diagonal of a square matrix. This diagonal तो ये भी होती है, but this is not a leading diagonal. जो आपकी ये वाली diagonal होती है, this is the leading diagonal. तो leading diagonal का condition क्या होती है, उसके जो I और J लिखते हैं हम, जो A I J लिखते हैं, A I J लिखते हैं, leading diagonal के जो elements होते हैं, they are A I I. कैसे? सो आपके रहते हैं, दिस इज A11, A12, दिस इज A13, दिस इज A21, A21, A22, दिस इज A23, दिस इज A31, दिस इज A32, दिस इज A33. सो दिस इज द लीडिंग डायगोनल, दिस वन. ठीक है,
तो अगर आप इसमें देख रहे हो तो आई और जे बराबर है और दोनों सेम है, ठीक है। लेकिन अगर मैं दूसरे वाली रो की बात करता हूं तो वो उसमें आई और जे बराबर नहीं है, तो ये कंडीशन है, ठीक है। उसमें लिखा है देखो डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या है, लीडिंग डायगोनल को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स हैं दे ऑल आर जीरो। ए आई जे इज इक्वल टू जीरो फॉर आई इज नॉट इक्वल टू जे, है ना। क्योंकि i इज इक्वल टू जे किस में है, इसमें है और इसमें है और इसमें है, बट इसमें i और j नॉट इक्वल टू जीरो है, इस वाले ये सारे एलिमेंट्स में और इन सारे एलिमेंट्स में। तो जिस भी एलिमेंट में i इज नॉट इक्वल टू j वो सारी एंट्रीज क्या होंगी, जीरो होंगी। दैट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, और उसको ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। जैसे लिख रखा है ना देखो 1 1 2 2 n n, ये भी उसका लिखने तरीका है। सो दिस इज लिटिल इंपॉर्टेंट। क्यों है इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगा आगे चल के, आगे अगली क्लास में पता चलेगा। स्केलर मैट्रिक्स, a square matrix in which, just a second now. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, ठीक है। तो अगर आप लोग फोकस एंड तक रखोगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत अच्छा चैप्टर है और 10 के 10 क्वेश्चन आप कर पाओगे, आई कैन बेट यू ऑन दैट, ठीक है। Scalar matrix, a square matrix. This is also a particular case of a square matrix in which every non-diagonal element is zero and all the diagonal elements are equal. So what is this? This is a special case of a diagonal matrix. कि सारे के सारे diagonal values equal होंगी, so that is a scalar matrix, ठीक है। That is equal to k लिखा हुआ है। What is k? This is some scalar. यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, ये इसका स्पेशल केस है स्केलर मैट्रिक्स का, जिसमें k की वैल्यू 1 हो जाएगी, दैट इज इट, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ दिस इज k 0 0 0, दिस इज 0 0 0, सो दिस इज स्केलर मैट्रिक्स। बट इस k की जगह पे अगर मैं 1 लिख देता हूँ, so what is this? This is a unit matrix. This is I3. This is scalar matrix of 3 order. ठीक है। तो वही सेम चीज है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सो व्हाट इज एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स? इसमें कंडीशन देखो आप ध्यान से, ये ना आपको इस चीज की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, व्हाट दिस इज रिटन, ठीक है। अब इससे क्या लिखा है, ए आई जे इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल द वैल्यूज इन विच आई इज ग्रेटर देन जे, ठीक है। तो मैंने अब यहां पर लिखा था ये वाली वैल्यू देखो, तो आई जे से बड़ा किस किस में है, इसमें बड़ा है, इसमें बड़ा है और इसमें बड़ा है। तो ये सारी की सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, जीरो, और ये वाली वैल्यूज आपकी ऐसे की ऐसे रह जाएंगे, A11 A12 A13 A22 A23 and A33। so this is an upper triangular matrix। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है कि आई जे से जिस भी एलिमेंट में छोटा है वो जीरो हो जाएंगी, बाकी सारी की सारी वैल्यूज रहेंगी। अभी देखो सीन क्या है, इसका मतलब ये नहीं है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से ये मतलब नहीं है कि ये वाली वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। ये अगर तीनों की तीनों जीरो हो जाएंगी तो अपर ट्रायंगुलर नहीं बचेगा, दैट विल बी अ डायगोनल मैट्रिक्स और अ स्केलर डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ A11 A2 A33। कंडीशन क्या है, इन तीनों में से कोई एक या दो भी जीरो हो सकती है लेकिन तीनों जीरो नहीं हो सकती, है ना। या एक या दो जीरो होंगी तब भी ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स रहेगा। मेरी बात समझ में आई? कहीं आप लोग बोलोगे भैया कि I12 और I23 जीरो दे दिए थे लेकिन I13 था, लेकिन हमने तो उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कंसिडर नहीं करा, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना है कि ये वैल्यू जीरो होनी चाहिए आपकी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बाकी में से नॉट ऑल शुड बी जीरो। एम आई क्लियर ऑन दैट पार्ट? समझ में आया? नेक्स्ट व्हाट यू हैव टू डू इज, अपर अभी हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स निकालेंगे। तो लोअर ट्रायंगुलर क्या हो जाएगा, A11 A21 A31 22 33 एंड A32। क्योंकि ये जो कंडीशन है A12 12 मतलब 1 इज लेस देन, तो वो जीरो आ जाएगा। A13 एंड A23, दिस इज अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो दिस इज डन, दिस इज डन, दिस इज डन, दिस इज डन, ठीक है।
Submatrix, a matrix obtained by given matrix by deleting any number of rows and columns or both is known as submatrix. ठीक है, सब मैट्रिक्स भी देखेंगे बट ऐसे कुछ खासा काम का नहीं है. इक्वल मेट्रिसेस बहुत बड़ी बात लिख रखी है इसने, ठीक है, इसको याद रखना. Two matrices A and B are said to be equal if both have the same order. Very first condition क्या है, सेम ऑर्डर होना चाहिए. और सेकंड कंडीशन क्या है, corresponding angles elements of the matrices are also equal. ठीक है, तो corresponding elements क्या होने चाहिए, equal होने चाहिए. आप लोगों ने सेट थ्योरी पढ़ी है, सब लोगों ने पढ़ी है. सो देयर आर इक्वल सेट्स एंड देयर इज क्या कहते हैं, एक इक्वल सेट होते हैं एंड इक्विवेलेंट सेट्स होते हैं. इक्वल सेट का मतलब क्या है, उनकी कार्डिनलिटी भी इक्वल होती है, बराबर होती है, और उनके जो सेट के एलिमेंट्स है वो भी बराबर होते हैं. लेकिन इक्विवेलेंट सेट का मतलब बस ये होता है कि उनकी कार्डिनलिटी बराबर है. मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ जी भैया. ठीक है, चलो गुड. प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स, प्रिंसिपल डायगोनल वही वाली डायगोनल है जो बताई थी 162. ठीक है, तो देखो ये लिख रखा है 162. Singular matrix. A matrix is said to be singular if the determinant denoted by जो भी है is zero. ठीक है, that is an, और जिसका not zero होगा it is non singular. ठीक है, otherwise it is a non singular. इससे ज्यादा कुछ नहीं है. ये डेफिनेशन हो गई आपकी. अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस, उनके अलजेब्रा इन सब पे आएंगे. इसमें इतना कुछ नहीं है. असली मजा कब आएगा, जब हम ये पढ़ेंगे कि स्क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक क्या होता है, हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन क्या होता है. ठीक है, तो algebra of matrices, addition of matrices. Let A and B be two matrices each of order m cross n. अब आप एक बात बताओ, छोटी सी बात, एडिशन भैया सब्ट्रैक्शन. क्या प्रसाद? किसी किसी की तो स्क्रीन नहीं आ रही. किसकी स्क्रीन नहीं दिख रही? कमेंट कमेंट किया है किसी ने. कृतिका नहीं दिख रही स्क्रीन? I could not hear you here. अब टेक्स्ट कर दो, नहीं दिख रही तो. बाकी सबको दिख रही है? हाँ जी भैया दिख रही है. भैया आप नहीं दिख रही. हाँ, अभी तो मैंने हटाई है ना. अभी स्क्रीन दिख रही है? चलो फाइन. ऑब्वियसली बात है, दी ऑपरेशंस एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये किस चीज. हाँ भैया आप मुझे मुझे नहीं दिख रही भैया. अरे यार प्रसाद. हाँ अब आ गई आ गई.
अरे अब फिर से लड़ी हुई है। यार क्या, अब भी आई अब थी, अब भी। बताना। हाँ हाँ, आ गई आ गई। चलो ठीक है। ओके तो ओके। एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो ऑपरेशन होते हैं वो ऑब्वियस सी बात है किस पे होते हैं, दे ऑलवेज हैपन ऑन लाइक सब्सटेंसेस, लाइक चीजों पे होते हैं, है ना। अरे सिमिलर सी बात है, मैं 100 रुपए में $1 ऐड कर सकता हूँ क्या? अरे हाँ है ना, कर सकता हूँ ऐड? नहीं कर सकता ना। लेकिन 100 रुपए में मैं 500 रुपए ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि सेम करेंसी है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो जब मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होता है तभी उसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन पॉसिबल होता है, ठीक है। तो ईच ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, तो ये कंडीशन है। देन द सम ऑफ द मैट्रिसेस a and b इज डिफाइंड एज द डिफाइंड ओनली इफ दे हैव द सेम ऑर्डर। पहली बात जो मैंने आपको लिख दी है, और ऑर्डर सेम होते तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं, ठीक है। So this is A11, A12, this is A21, this is A22, and similarly this is B11, this is B22, this is B11 and this is B12, this is B21, this is B22। अगर ये A है ये B है तो A प्लस बी जो होएगा दैट विल बी, आप बाकी देख लेना, मैं आपको पहले बता देता हूँ। A11 प्लस, सॉरी B11, A21 प्लस B21, तो corresponding elements ऐड होते हैं, दैट इज इट। Properties of addition of matrices: if A, B and C are three matrices of order m cross n, पहली चीज कम्यूटेटिव लॉ, वेक्टर्स में भी हमने पढ़ रहे थे, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ, उसमें हमने कम्यूटेटिव लॉ किस केस में पढ़ा था? डॉट प्रोडक्ट में, A डॉट बी इज B डॉट ए, ठीक है। तो कम्यूटेटिव लॉ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि दो मैट्रिसेस को कैसे ही ऐड कर लो आंसर सेम आएगा। एसोसिएटिव लॉ, ए डॉट बी डॉट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, है ना, पहले दो को ऐड कर लो। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, मैंने आपको एडिटिव आइडेंटिटी बताया था। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि ए में मैं क्या ऐड करूंगा, क्या ऐड करूंगा मुझे ए ही मिले, तो दैट इज नथिंग बट दी जीरो, नल मैट्रिक्स, ठीक है। तो दैट इज द नल मैट्रिक्स लिख रखा है। दिस इज इक्वल टू लाइक दिस ऑल्सो, ऐसे भी लिखते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, व्हाट इज एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स? इसका मतलब क्या है कि मैं ए में मैं क्या ऐड करूंगा कि मुझे आइडेंटिटी मिले, एडिटिव आइडेंटिटी मिले, तो मैं क्या ऐड करूंगा? नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स, इसलिए ये सेम कंडीशन आ गई यहाँ पे, ठीक है। Now next is the cancellation law. Cancellation law states that कि अगर a plus b is equal to a plus c है, नॉर्मल, अरे ये सारे के सारे आपके नॉर्मल अलजेब्रा में जो प्रॉपर्टीज है वही लग रखी है, एडिशन वाली, नेचुरल नंबर पे वाली जो लगती है ना। तो ऑब्वियसली बात है, अगर आप दोनों साइड से माइनस ए कर दोगे तो क्या मिलेगा आपको? b इज इक्वल टू सी। तो दिस इज लेफ्ट कैंसिलेशन, राइट कैंसिलेशन, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। जो बड़ी बात होगी जिसको अच्छे से समझाना होगा, ऑब्वियसली बात है, आई डिवोट मच मोर टाइम टू दैट। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, ये भी सेम ऑर्डर पे होता है, ठीक है। मेन चीज, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर, ठीक है। डू यू वांट मी टू आस्क यू क्वेश्चन अभी बीच में? है ना? हाँ जी भैया। चलो ठीक है, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ छोटा सा, फिर आपकी नॉलेज देखता है कि आपने कितना अच्छे से पढ़ा है। क्वेश्चन क्या है आपका? अगर एक मैट्रिक्स है ए, तो उसको अगर मैं के से मल्टीप्लाई करता हूं और एक डिटर्मिनेंट है ए, उसको मैं के से मल्टीप्लाई करता हूं, तो मुझे आप ये बताओ कि इस वाले केस में कितनी रोज पे मल्टीप्लाई करेगा और इस वाले केस में कितनी रो में मल्टीप्लाई करेगा, बताओ। भैया जो के ए वाली जो मैट्रिक्स है उसमें हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा।
और जो के ए डिटर्मिनेंट वाली है उसमें से सिर्फ एक ही रो या फिर एक ही कॉलम में से मल्टीप्लाई होगा। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। तो इसमें सारे के सारे रोज एंड कॉलम से मल्टीप्लिकेशन होता है, जबकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक से होता है। अब क्या कंडीशन है, दिस इज ऑफ ऑर्डर 5, तो मुझे कितने कांस्टेंट की पावर में क्या रखूंगा कि मैं सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? सारे नहीं, सारे नहीं, सारे नहीं। तो मैं अ, तो मैं अ, तो मैं 15 एलिमेंट्स को के से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। अब बताओ मुझे के की पावर क्या करनी पड़ेगी मुझे? छवि आप बताओ आंसर। ये 5x5 भैया है। क्वेश्चन, हाँ 5 ये अरे 5 मतलब 5x5 हो गया, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है ना, तो उसमें जरूरी नहीं आप 5x5 लिखो, समझ में आ जाता है वो। अभी 5x5 का डिटर्मिनेंट है, तो मैं पूछ रहा हूँ के की कितनी पावर रखूंगा कि मैं इसके 15 एलिमेंट से के का मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ। भैया 5। अब देख, ध्यान से देखना इसको। भैया 5। अरे टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे उसमें? 25 होंगे ना, 1 2 3 4 5, और ऐसे ही 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मैंने 15 एलिमेंट्स बोला है, तो 15 कैसे हो सकते हैं? 3 रो ले लिया या फिर 3 कॉलम ले लिया, तो 3 रो या 3 कॉलम ले लिया, तो उसके लिए मैं 3 नहीं लिखूंगा, यहाँ पे 5 कैसे लिखूंगा? 5 लिखूंगा तो सारे के सारे रो और कॉलम्स के एलिमेंट से हो जाएगा मल्टीप्लाई। समझ में आई मेरी बात? हाँ हाँ सो ये आपको याद रखना है। Properties of scalar multiplication. If A and B are matrices of order m cross n, then एक स्केलर का ए उसके एडिशन से मल्टीप्लाई करूंगा तो इंडिविजुअली वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, है ना। के वन प्लस के टू को ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो के वन ए प्लस के टू ए, के वन के टू ए कर दूं तो दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करके ए से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, है ना। बहुत बेसिक है, इसमें कुछ समझाने की ऐसी कोई खास जरूरत नहीं है, जिसमें लगेगा आई विल एक्सप्लेन, ठीक है। सिमिलर सेम प्रॉपर्टीज है, बहुत सेम भी नहीं, इजी प्रॉपर्टीज है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं आपको। दिस इज एन इंटरेस्टिंग थिंग, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। बाकी वो पहली क्लास के टाइम पे मैंने बताया था ना, वेक्टर्स के टाइम पे ये एक ऑपरेटर होता है, ये वही होता है, पाई ऑपरेटर ही होता है, इसको मल्टीप्लीकेशन वाला कहते हैं। ये समेशन है, दिस इज समेशन, ठीक है। एनीबडी जिसने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करी है 12th में या फिर अभी करी है, एनीबडी? किसी ने भी नहीं करी प्रोग्रामिंग? कैसे? कृतिका ने करी है। तो कृतिका आपने प्रोग्राम बनाया होगा सी प्लस प्लस में, किसी में भी, मेक अ प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस, करा है प्रोग्राम? कोड लिखा है इसका? टू फाइंड नहीं इनवर्स ऑफ भैया अ खुद मैट्रिक्स। से तो नहीं बनाया। अरे यार, ये तो 12th क्लास में ही करवा लेते हैं ये तो, ठीक है। तो चलो कोई नहीं। तो उसमें क्या होता है देखो ध्यान से। अब ए ये मैट्रिक्स है, बी ये मैट्रिक्स है, आर टू मैट्रिक्स सच दैट द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, अगर ये कंडीशन मीट नहीं होती तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो नहीं सकता। देखो ध्यान से, नंबर ऑफ क्या लिख रहे हैं? नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, तो कॉलम्स पीछे वाला होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, तभी एक ए बी पॉसिबल है। तो ये कह रहा है जो ए बी करके ए बी की वैल्यू में सी लिखूंगा तो सी भी तो कुछ होगा, सी क्या होगा? सी आई जे, और उसका वैल्यू क्या आएगी? एम क्रॉस पी। तो सी, ये जो सी आई जे कैसे दिया जाएगा? वो इस फॉर्मूले से दिया जाएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है।
अब ये कैसे आता है देखो मैं आपको बताता हूँ, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं, दो दो मैट्रिक्स का टू ऑर्डर वाला. So this was A11, this is A12, this is A21, this is A22 और इसका ऑर्डर क्या है 2 × 2. ठीक है, अब हम स्क्वायर वाले नहीं लेते हैं, एक थोड़ा अलग ले लेते हैं, थोड़ा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. हम 2 × 3 ले लेते हैं. ठीक है, इधर तो 2 × 3 ले लूंगा तो क्या आएगा, A11, A12, A13, ए नहीं लेना था मुझे, B11, B12, B13, B21, B22, B23. So this is of order 2 × 3. सिंपल सी बात है, दिस इज ए मैट्रिक्स, दिस इज बी मैट्रिक्स. तो यहाँ पे हम ध्यान से देख सकते हैं इसका कॉलम इसके रो के बराबर है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो सी है उसके सी आई जे हमारे निकल जाएंगे. ठीक है, तो अब ये कौन से ऑर्डर का होगा, दिस विल बी ऑफ ऑर्डर 2 × 3, तो 2 × 3, तो दिस विल बी ऑफ ऑर्डर 2 × 3. ठीक है, अब देखो 2 × 3 तो रहेगा, लेकिन हम इसके एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं ध्यान से देखो. मैं आपको इस साइन का इंटरप्रिटेशन बता रहा हूं, इस साइन का इंटरप्रिटेशन क्या होता है. इसका मतलब होता है कि k की वैल्यू 1, समेशन ऑफ k की वैल्यू 1 और वैसे वैल्यूज आएंगी. ठीक है, तो सबसे पहले अभी ध्यान से देखो C11 निकालेंगे हम. ठीक है, C11 निकालेंगे तो C11 की वैल्यू क्या हो जाएगी, C11 की वैल्यू हो जाएगी, ध्यान से देखना, इट विल स्टार्ट फ्रॉम k इज इक्वल टू 1 से लेके n तक जाएगा. देखो n तक जाएगा, और व्हाट इज n, n आपको पता है, इट वाज नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ a या फिर नंबर ऑफ रोज ऑफ b, और n क्या है यहाँ पे 2 है, तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे. समझ में आई बात, यहाँ तक समझ में आई, समेशन में 1 और 2. आई एम सीइंग योर रिएक्शन यार, और नहीं समझ में आया तो आप बताओ मेरे को, प्लीज इंटरप्ट मी, आपको नहीं समझ में आया. ठीक है, अब क्या करना है, अभी a अकॉर्डिंगली देखो, अभी a i k लिख रखा है, तो ये i की जगह क्या आएगा 1 लिख रखा है, तो दिस इज 1k, और b k 1. तो अब इसकी आप वैल्यूज पुट करो. ठीक है, तो k की वैल्यू 1 जाएगी पहले, फिर k की वैल्यू 2 जाएगी, सो दिस इज इक्वल टू a11 b11 प्लस a12 b21. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ c11, a11 b11 प्लस a12 b21. हम किसी और की वैल्यू निकालते हैं, फिर इसके बाद हम नेक्स्ट पे प्रोसीड करेंगे, फिर मैं आपको नॉर्मल तरीके से मल्टीप्लिकेशन दिखा दूंगा. ये तो आपको इसका मीनिंग समझा रहा हूँ. चलो 2 × 3 है, तो हम क्या निकाल लेते हैं, हम C23 निकालते हैं. ठीक है, C23, तो C23 कैसे निकलेगा, सेम वही k की वैल्यू 1 से k की वैल्यू 2 तक. अब यहाँ पर i क्या है, i 2 है, तो यहाँ पे 2k हो जाएगा, और k के बाद j क्या है, j 3 है, तो ये 3 हो जाएगा. समझ में आई बात, देखो इसको इंटरप्रेट करना है आपको, इसको इंटरप्रेट करना है. अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगी, a21 b13 प्लस a22 b23. समझ में आई, सो दिस इज योर दिस C23 सॉरी, ये वाली वैल्यू C23, यहाँ पे C23 आएगा, a21 b13 प्लस a22 b23. अब देखो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन आपको पता है कैसे होता है, कि पहला इसका ये रो जाएगा और इसके इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा a11 और b11, ये लिख दिया मैंने, प्लस a12 b21, ये मैंने लिख दिया. ऐसे ही अगर मुझे लास्ट एलिमेंट निकालना है, लास्ट ये वाला a23, तो कैसे होगा, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो a21 b13, देखो a21 b13 आ गया, प्लस a22 b23, ये भी आ गया a2 b23. ये आपका मल्टीप्लिकेशन है, तो आपको कभी गलती से मल्टीप्लिकेशन भूलना नहीं है. मेरे को याद है, मैं अपने प्री बोर्ड के टाइम पे बहुत मेरे अच्छे स्कोर आए थे. फर्स्ट प्री बोर्ड में 95 समथिंग मार्क्स, सेकंड प्री बोर्ड में आई बिकेम कॉम्प्लेसेंट. आई विल टेल यू वेरी गुड इन वर्ड इन योर लाइफ, कॉम्प्लेसेंट. कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है यू आर कंटेंटेड, यू आर हैप्पी विद व्हाटएवर यू आर, एंड आप फर्दर ग्रोथ नहीं करते हो, आप मेहनत नहीं करते हो. तो नेवर एवर इन योर लाइफ बी कॉम्प्लेसेंट. ठीक है, तो वो हो गया था. तो मैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भूल गया एग्जाम में, जो बंदा 95 ला रहा है वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भूल गया. मैं बोला यार ये कैसे करेंगे, तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप कभी नहीं भूलोगे. ठीक है, देखो यहाँ पे करा ना, a112 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आपको ये वाला मिल जाएगा, a12 अब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला मिल जाएगा,
A34 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये मिलेगा, A34 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको भूलना नहीं है, इसकी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ड लिखा हुआ है जनरली AB is not equal to BA, so this is not commutative, it's like हर केस में वैलिड नहीं है, तो जनरली होता नहीं है, कुछ केसेस में हो जाता है। एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, तो ये बड़ी बात है that ABC will hold ABC। अभी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या हुआ कि A में मैं क्या मल्टीप्लाई करूंगा कि मुझे A मिले, तो सिंपल सी बात है, दैट इज नथिंग बट वन। वन क्या होते हैं मैट्रिक्स की लैंग्वेज में, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अभी इनवर्स क्या है, इसका इनवर्स की कोई जिक्र नहीं कर रखा यहाँ पे, बट ऑब्वियसली बात है मैं A में क्या मल्टीप्लाई करूंगा कि मुझे आइडेंटिटी मिले, दैट इज नथिंग बट A इनवर्स। ठीक, और A इनवर्स हर मैट्रिक्स का निकलना जरूरी नहीं है। कंडीशन क्या होती है इसकी कि इसका डिटरमिनेंट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, है ना। तो इसमें लिख रहा है कि हर एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिलता ही मिलता है और वो एक सेम होता है, दैट इज नथिंग बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ A into B plus C is AB plus AC, very important। कैंसिलेशन लॉ, इफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, बहुत बड़ी बात लिख रहा है इसमें, याद रखना है इसको। ऐसे ही कैंसिलेशन लॉ आप नहीं लिख सकते कि अगर आपको AB इज इक्वल टू AC दिख गया तो आप एग्जाम में नहीं लिख सकते ऐसे ही, इसका मतलब क्या होगा B इज इक्वल टू C, आप ऐसे ही नहीं लिख सकते। मेरी बात समझो इसको, ये तभी पॉसिबल है जब A इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जब A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स तो क्या होगा, A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, हम बोथ साइड A इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, A इनवर्स AB इज इक्वल टू A इनवर्स AC। और हमें पता है कि मैट्रिक्स में कौन सी वैल्यू कौन सी चीज होल्ड करती है, एसोसिएटिव होल्ड करता है। तो अगर ये बाद में मल्टीप्लाई करूं या फिर पहले मल्टीप्लाई कर लूं, A इनवर्स A इंटू B इज इक्वल टू A इनवर्स A इंटू C। और A इनवर्स इंटू A, आप जैसे यहाँ पे मैंने बताया था ना आपको, इसकी वैल्यू आइडेंटिटी आती है जिस भी केस में A इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो आइडेंटिटी इंटू B इज इक्वल टू आइडेंटिटी इंटू C। आइडेंटिटी का क्या है, व्हाट इज आइडेंटिटी, आइडेंटिटी किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर सेम आता है, तो B इक्वल टू C। दिस इज हाउ, देखो कितनी आइडेंटिटी लगे, ये वाला आइडेंटिटी वाला रूल लगा, ये इनवर्स वाला रूल लगा, ये एसोसिएटिव वाला रूल लगा। मेरी बात समझ में आ रही है, लगते हैं रूल, कोई जस्टिफिकेशन पूछेगा तो आप नहीं बोल पाओगे, आप तो बोलोगे सर ये ऐसे ही होता है। अरे नहीं भाई, व्हेन यू विल यूज दीस टर्म्स ना, डिस्ट्रीब्यूटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एसोसिएटिव लॉ लग रहा है सर, तो लगता है कि यार बच्चा पढ़ा लिखा है, इसको पता है रूल्स क्या है। ठीक है, तो कैंसिलेशन लॉ इस तरीके से होते हैं, आपको समझ में आ गया। किसी को कोई डाउट? ये भैया एसोसिएटिव लॉ तो तभी एप्लीकेबल होगा ना जब मतलब ए बी वाले की जो कॉलम है वो सी वाले की रो के बराबर हो। अब अरे यार ये तो सिंपल सी बात है, ये तो लॉजिकल सी बात है कि अगर इनका मल्टीप्लिकेशन लिख रखा है तो अगर A इज M क्रॉस N, B इज N क्रॉस P, तो C क्या होगा, P क्रॉस Q होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ये वाला इसके बराबर आ रहा है, ये वाला इसके बराबर आ रहा है, तो अगर हम पहले पहले AB करते हैं, पहले अगर हम AB करेंगे तो AB का क्या आंसर आएगा, MP आएगा, और C क्या है, PQ, तो ABC क्या आ गया, MQ। ठीक है, लेकिन अगर मैं पहले BC करता हूं, तो पहले BC करूंगा तो क्या आएगा, NQ, और अब क्या करूंगा, NQ, तो ABC करूंगा तो MQ आ गया दोनों में आंसर सेम। सो दैट इज देयर, ऑब्वियस बात है, ये तो कंडीशन तो रह नहीं रहनी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की। जीरो मैट्रिक्स, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जीरो मैट्रिक्स, एक सेकंड, जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स एज द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेस। अब इसका इसमें क्या लिख रखा है, ये मैंने पिछली क्लास में बताया था, AB is equal to 0 does not necessarily imply that A is equal to 0 और B is equal to 0 और both A and B are equal to 0।
दो नॉन जीरो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन भी जीरो हो सकता है, ये आपको बात याद रखनी है. If A and B are square matrices of same order, say n, then both the products are possible, AB and BA. Simple सी बात. Defined, possible मतलब defined, and each is a square matrix of order n. Simple सी बात. We'll take a pause for 30 seconds. Look at 20 feet away. भैया हेलो भैया. सेकंड पॉइंट क्या कहता है? इन द मैट्रिक्स प्रोडक्ट ए बी, द मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड प्री मल्टीप्लायर और वो पोस्ट मल्टीप्लायर, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें. ठीक है. द रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज रो कॉलम वाइज. मैंने बताया था ना, जैसे ये इसका रो और इसका कॉलम है ना, तो रो कॉलम वाइज, और कोई बड़ी बात नहीं है. Positive integral powers of a square matrix. Let A be a square matrix, then we can define a n की power 1, a to the power n plus 1 is nothing but a to the power n dot a. जो नॉर्मल आपके अलजेब्रा में भी आपके जो रूल्स लगते हैं वो सेम रूल यहाँ पे अप्लाई कर रखे हैं. देख रहे हो आप, सेम, कोई बड़ी डिफरेंस नहीं है. मैट्रिक्स पॉलिनोमियल, लेट f of x is equal to a not x. आपकी पॉलिनोमियल लिख दिए तो x की जगह पे आप a पुट करोगे तो दिस विल बी अ मैट्रिक्स पॉलिनोमियल. ठीक है. ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज कर लेते हैं. और इसके बाद आप लोग को थकान तो नहीं हो रही? नहीं भैया. नहीं भैया. चलो गुड. तो मैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज करा देता हूँ, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स करा देता हूँ. ठीक है. फिर वील टर्मिनेट द क्लास. उसके बाद हम लोग बाद में कंटिन्यू करेंगे. ठीक है. उसके बाद तो ज्यादा रहता नहीं है, हर्मिशन स्क्यू हर्मिशन और दैट इज इट. बाकी और कुछ नहीं, आपके एनडी लेवल का ज्यादा नहीं है. बिफोर दैट मैं ना एक क्वेश्चन लेके आना चाहता हूँ आपके लिए. जेई मीन्स की क्वेश्चन, मतलब ये एनडी के क्वेश्चन करेंगे. एक जेई मीन्स का क्वेश्चन कर लेते हैं. बहुत सिंपल क्वेश्चन जो कि आपके 2023 में पूछा हुआ है. मैं क्वेश्चन दूं या फिर पढ़ाऊं? बताओ, जल्दी बताओ. मेरा मन कर रहा है आपसे क्वेश्चन दे दूं एक. भैया सॉल्व करने के लिए. हाँ, थोड़ा मोमेंटम ऐसे वो हो जाएगा, मतलब अच्छा रहेगा, क्योंकि मोनोटोनस हो जाता है ना पढ़ते पढ़ते थोड़ा. अब इस क्वेश्चन को करो आप लोग. हाँ. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या है? P is a square matrix such that P square is equal to identity minus P for alpha, beta, gamma, delta belonging to natural numbers. If P to the power alpha plus P to the power beta is equal to gamma I minus 29P and P alpha minus P beta is equal to alpha I minus 13P. आपको वैल्यू बतानी है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस डेल्टा. ऑप्शन है आपके 40, ऑप्शन 22, 24
18। बताओ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आई गिव यू 3 मिनट्स, मैक्स 3 मिनट्स। देखो इसमें कोई भी ऐसा कंसेप्ट नहीं जो हमने नहीं पढ़ा अभी तक, ठीक है। वी नो व्हाट इज पी स्क्वायर, मैंने बताया अभी, ये जो प्रॉपर्टीज है ये कहीं ना कहीं लगेंगी इसकी, ये जो पावर वाली है, ठीक है। आइडेंटिटी माइनस पी पढ़ लिया हमने, तो आपको इनकी वैल्यूज निकालनी है। 3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, करो। भैया ये -13p से पहले क्या लिखा है? ये लिखा है आपका, ये देखो, ये अल्फा बीटा तो दिख गया आपको, ये पावर में यूज कर रखे हैं पी की पावर्स में। ये गामा है आपका, और ये डेल्टा है, ये डेल्टा इंटू आई। आई मतलब आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जैसे यहाँ पे गामा इंटू आई लिख रखा है। समझ में आया? अभी तक नहीं आया आंसर? टेल मी द अप्रोच, व्हाट आर यू डूइंग? Anybody tell me the approach, what you're doing? यार आप लोग शर्मा क्यों रहे हो यार? प्रसाद, छवि, कृतिका, कोई तो बोलो। भैया क्वेश्चन थोड़ा कृतिक, अजीब लग रहा है। लेकिन इसका आंसर तो अजीब नहीं है, आंसर तो निकलेगा। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें। मैंने आपको बताया, जो क्वेश्चन अजीब लग रहा होगा ना, वो सोल्यूशन बहुत सिंपल है बट कैलकुलेटिव है। देखो अभी देखो, 2 इक्वेशन दे रखे हैं उसने हमें, है ना, 2 इक्वेशन दे रखे हैं। तो व्हाट यू कैन डू इज, अगर इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूंगा तो मुझे टू टू पी की पावर अल्फा नहीं मिल जाएगा, अगर इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो, है ना? भैया ये किया है मैंने। हाँ, तो ये करेगा तो तुझे क्या मिलेगा, अल्फा प्लस डेल्टा इंटू इंटू आई माइनस आई 42 माइनस पी, 42p। ठीक है। और अगर हाँ। मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मिलेगा 2p की पावर बीटा, और अल्फा माइनस डेल्टा आई, और -16p, है ना। अगर अगर मैं टू टू हटा देता हूँ, तो व्हाट विल आई गेट, p की पावर अल्फा इज इक्वल टू
डिवाइडेड बाई 2 आई माइनस 21p, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, बाई 2 माइनस 8p। सिंपल, ठीक है। अब देखो, अब आपको क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपको एक चीज और दे रखी है, ये वाली वैल्यू। तो पी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है आपको आई माइनस पी। अब मैं क्या करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करूंगा। तो अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो आपको क्या करेगा, क्या मिलेगा वैल्यू, पी की पावर 4 इज इक्वल टू आई का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर माइनस 2i इंटू पी, जो कि पी होता है ना। ये क्वेश्चन मिली आपको। अब इस इक्वेशन में क्या देख सकते हो आप, इसमें पी स्क्वायर है और पी स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या पता है, आई माइनस पी, और आई स्क्वायर क्या होता है, आई होता है, ठीक है। तो दिस विल बी, व्हाट विल दिस विल बी, 2i माइनस 3p। अरे यहां तक समझ में आया नहीं आया आप लोगों को? आ गया भैया। छवि छवि कृतिका समझ में आया ये 2i माइनस 3p कैसे लेके आया हाँ मैं? जी भैया। हाँ भैया। संदीप समझ में आया? संदीप, चलो कोई नहीं, आगे कंटिन्यू करते हैं। सो दिस इज p की पावर 4। अब मैं एक काम करता हूँ, p की पावर 4 है जिसको फिर से स्क्वायर करता हूँ। तो p की पावर स्क्वायर करता हूँ तो कितना हो जाएगा, p की पावर 8, और इसको स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा मेरा आंसर, 4i स्क्वायर विच इज 4i प्लस 9p स्क्वायर, 9p स्क्वायर माइनस 3 टू 6, 12p। अब p स्क्वायर फिर से आ गया मेरे पास, p स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9i माइनस 9p। तो दिस इज बी 9 प्लस दिस इज 13i माइनस 9p विच इज माइनस 21p। अगर आप ध्यान से देखो, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है, काफी हद तक सेम है। तो इससे मुझे क्या मिल गया, अल्फा की वैल्यू मिल गई मुझे 8 मिल गई है, मुझे क्या कहते हैं, गामा प्लस डेल्टा की वैल्यू कितनी मिल गई है, डिवाइडेड बाई 2 की वैल्यू 30 मिल गई है, यानी कि इन दोनों की वैल्यू 26 मिल गई है। अब देखो, इससे ऊपर जाऊंगा तो मेरी वैल्यूज, ये वाली वैल्यूज बढ़ती जाएंगी, 13 और 21 बढ़ते जाएगा। तो 4 और 8 के बीच में मेरा कोई नंबर होगा जिसमें मेरा आंसर यहाँ पे माइनस 8 पे आएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, p की पावर 4 को मैं p स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा, किसके लिए, p6 लाने के लिए। तो इसकी वैल्यू कैसे आएगी, 2i माइनस 3p इंटू p स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, i माइनस p। करो इसको, तो 2i कितना हो गया, 2i माइनस 2p माइनस 3p प्लस 3p स्क्वायर। सो दिस इज 2i 3p स्क्वायर। अब फिर से p स्क्वायर की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, तो कितना हो गया वो, 3i माइनस 3p माइनस 2p माइनस 5 माइनस 8p। देखो माइनस 8p आ गया, माइनस 8p पीछे भी था उसके, कितनी वैल्यू होगी, 5i माइनस 8p। अब मुझे क्या मिल गया, मुझे ये मिल गया कि बीटा की वैल्यू कितनी है, बीटा की वैल्यू 6 है, एंड अल्फा माइनस इसकी वैल्यू कितनी है, वो डिवाइडेड बाई 2 की वैल्यू 5 है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 10 हो गई। यहां तक समझ में आया नहीं आया, पहले बताओ, यहां तक समझ में आया? कृतिका, छवि, प्रसाद। हाँ भैया आया। अब बस अल्फा और इसकी डेल्टा की मतलब गामा और डेल्टा की वैल्यू निकाल दो कि किसमें से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूंगा कि मेरे को तो 10 मिलेगा, लेकिन ऐड करूंगा तो 26 मिलेगा दोनों को। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो 36 मिलेगा, डिवाइड कर दूंगा 2 तो 18 मिल जाएगा, इसकी वैल्यू 18 होगी। और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 16 और वो 8, तो डेल्टा की वैल्यू 8 हो गई। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 प्लस 6 प्लस 18 माइनस 8। व्हाट इज दिस, दिस इज 24। क्वेश्चन आसान था या मुश्किल था, सिंपल बताओ। ये जो आपका जे मेंस का क्वेश्चन है, मैं वो ग्रुप में भी दिखा सकता हूँ। क्वेश्चन आसान था या मुश्किल था? अच्छा क्वेश्चन था भैया। अच्छा क्वेश्चन था, बट इट वाज नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। लेकिन वही वाली बात है, आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको ये इस तरीके का यूज करने के लिए। अब मैं आपको बता रहा हूँ,
ये जितने भी क्वेश्चन कराए वेक्टर्स के और ये वाला क्वेश्चन कराए, ये सारे एक ही पेपर के क्वेश्चन थे। तो मैंने आपको पिछली क्लास वेक्टर में भी एक क्वेश्चन कराया था, आज 2 क्वेश्चन करा दिए और अभी तीसरा क्वेश्चन इसका। तो ये 4 क्वेश्चन अगर एक पेपर में आ रहे हैं तो आपके 12 मार्क्स ऐसे ही बन जाते हैं। थोड़े लेंथी है लेकिन आपको इजी क्वेश्चन भी पक्का मिलेंगे। मेरी बात समझ में आई आपको? हाँ भाई। मैं ट्रांसपोज करा देता हूँ, ठीक है। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? A matrix Aij m cross n, be it matrix of order m cross n, then the n cross m matrix obtained by interchanging the rows and columns of A is known as a transpose. उसको दो तरीके से डिनोट कर सकते हैं, a dash और at, ठीक है। तो अगर we have a matrix of order 2 cross 5, उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? 5 क्रॉस 2 वाला मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो ये इसकी जो ऐसे थी, अब ये कैसे आ जाएंगी उसकी? ये ऐसे आ जाएंगी, ठीक है। दिस इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि किसी मैट्रिक्स का अगर हमने एक बार ट्रांसपोज लेके फिर से ट्रांसपोज ले लिया तो वो मैट्रिक्स इटसेल्फ आ जाएगा हमारे पास। और साथ माइक ऑफ कर ले। एंड a प्लस बी का ट्रांसपोज करते हैं, देखो ध्यान से देखना, a प्लस बी का ट्रांसपोज कर रहे हैं तो आपको एज इट इज ट्रांसपोज कर सकते हो आपके पास। लेकिन अगर आप मल्टीप्लीकेशन करके ट्रांसपोज कर रहे हो, वेरी इंपॉर्टेंट, मल्टीप्लीकेशन करके ट्रांसपोज कर रहे हो तो आपको ऑर्डर चेंज करना पड़ेगा, मतलब बी को फ्रंट में लेके आना पड़ेगा, ठीक है। और चौथा क्या है? स्केलर को एक मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज ले रहे हो तो स्केलर का तो ट्रांसपोज होएगा ही नहीं क्योंकि स्केलर इज नॉट अ मैट्रिक्स, तो ए ट्रांसपोज होगा, सिंपल सा। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट है, एक मैट्रिक्स की पावर n फिर उसका ट्रांसपोज ले लो, या फिर आप उसका ट्रांसपोज ले लो पहले फिर उसकी पावर n निकाल दो। मेरी बात समझ में आई? जैसे यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन कर रहे थे तो ऑर्डर चेंज हो गया था, तो वैसे ही ट्रिपलेट ले लो, ऑर्डर ले लो, a b c d की पावर मतलब इसका ट्रांसपोज लोगे तो d c b a इस तरीके से आएगा। समझ में आई आपको मेरी बात? दिस इज ट्रांसपोज, ठीक है। अब देखो, वी आर लेफ्ट विद सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, और इसकी जो प्रॉपर्टीज है दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। और मैं चाहता हूँ कि इनकी प्रॉपर्टी, जैसे मैं पिछली क्लास में भी सारी प्रॉपर्टी समझाई थी, एक्सप्लेन करी थी, किसी में अगर न्यूमेरिकल डालना पड़ रहा है तो वो तक करे थे, तो वो भी मैं चाहता हूँ आप लोग देखो इसको। फिर उसके बाद ट्रेस, कॉन्जुगेट मतलब हर्मिशन स्क्वायर आ जाएगा, उसकी प्रॉपर्टीज, दैट इज इट। ये जो रैंक वाली मैं बात कर रहा था, ठीक है। तो नॉट मच, मेरे हिसाब से मैक्सिमम 40 मिनट का बचता है थ्योरी पार्ट, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन करके बताना चाहता हूँ आपको, यू डोंट मिस आउट एनीथिंग, ठीक है। तो किसी को कोई डाउट है? बिकॉज आई वॉन्ट टू लाइक, अभी क्लास को करते हैं, लेट हो गया है, थोड़ा थक सा रहा हूँ मैं।